चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को लेकर मैं डील करूंगा, बट उसमें मैं डील नहीं कर पाया, बहुत बड़ा वीडियो हो गया था। तो आज हम लोग डील करेंगे अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को लेकर। बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को ठीक से देखिएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, किस तरीके से डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होता है, कैसे डिप्रिसिएशन एडजस्ट होता है, हम एग्जाम्पल के साथ डील करेंगे। सो टुडे इज डे 27, टुडे इज डे 27 and today's topic of discussion is section 32(2) unabsorbed depreciation. unabsorbed depreciation, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये वीडियो बहुत रिलेवेंट होने वाला है। सो बने रहिए वीडियो में। मैंने क्या कहा था, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को लेकर हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, कुछ एक तरह के लॉसेस होते हैं जो बिजनेस लॉस होते हैं, और एक आपका होता है डिप्रिसिएशन हुआ। हम लोग हमेशा निकालते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन्स बिफोर डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड गेन्स बिफोर डिप्रिसिएशन। तो मान लीजिए जो प्रॉफिट एंड गेन्स बिफोर डिप्रिसिएशन रहता है, उसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं, उसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपका पीजीबीपी, यदि आपका है पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन इज 90 लाख एंड द डिप्रिसिएशन इज करंट ईयर डिप्रिसिएशन इज 120 लाख। इस केस में क्या होगा, इस केस में बिजनेस लॉस 30,000 से नहीं होगा, पीजीबीपी जीरो होगा, पीजीबीपी नील होगा, बिकॉज आप करंट ईयर डिप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लोगे। और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 120 माइनस में 90, जो डिफरेंस होगा वो आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कहलाएगा। जो डिफरेंस होगा वो आपका 120 माइनस 90, ये जो डिफरेंस 30 लाख का हो गया, ये आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा। तो बच्चों को ये डाउट रहता है क्या बिजनेस लॉस और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या एक ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। डिप्रिसिएशन जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया प्रॉफिट से, उसे हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। आपका जो प्रॉफिट एंड गेन्स था बिजनेस से, जो आपका बिजनेस से प्रॉफिट एंड गेन्स था बिफोर डिप्रिसिएशन, उसमें से आप करंट ईयर डिप्रिसिएशन को लेस करोगे। यदि पूरा एडजस्ट हो गया देन ओके, और जो एडजस्ट नहीं हो गया हम उसे अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो जो बिजनेस लॉस होता है वो कवर्ड होता है सेक्शन 72 में। सेक्शन 72 में बिजनेस लॉस कवर्ड होता है और वो कैरी फॉरवर्ड होता है 8 ईयर्स तक, वो कैरी फॉरवर्ड होता है 8 ईयर्स तक, 8 ईयर्स तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है। यदि स्पेकुलेशन बिजनेस है तो वो आपका 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है। बट डिप्रिसिएशन जो कवर्ड है, डिप्रिसिएशन कवर्ड किसमें है? सेक्शन 32(2) में। जो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो कवर्ड है, ये आपका किसमें कवर्ड है? ये कवर्ड है आपका सेक्शन 37 सबसेक्शन 2, और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। मार्क माय वर्ड्स, नो टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ डिप्रिसिएशन। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर देखिए, फिर मैं आपको क्या, जो आपका करंट ईयर डिप्रिसिएशन होगा, जो करंट ईयर जो प्रीवियस समय मैंने कहा था, जो पीजीबीपी आपका पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन, पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन आपका 90 लाख था, और आपका करंट ईयर डिप्रिसिएशन 120 लाख हो गया। मैंने क्या कहा था, इसमें कितना अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा? अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 30 लाख का हुआ, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 30 लाख का हुआ, क्योंकि ये पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से एडजस्ट नहीं हुआ। एक बात आप लोग माइंड कर लीजिए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है? तो करेंट ईयर डिप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ, करेंट ईयर डिप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ। जो करेंट ईयर डिप्रिसिएशन होते हैं उसका एडजस्टमेंट होता है, किससे होता है? कैन बी सेट ऑफ किससे होता है? पहला तो पीजीबीपी से होता है, जो पीजीबीपी था। फिर आपका कैपिटल गेन से होता है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से होता है, एचपी से होता है, और आपका क्या बच गया, 1 2 3 4, और आपका सैलरी। नोट डाउन, सैलरी से भी एडजस्टमेंट होता है, सैलरी इनकम से भी एडजस्टमेंट होता है करंट ईयर डिप्रिसिएशन का। तो समझ गए, तो करेंट ईयर डिप्रिसिएशन जो आपका पीजीबीपी से एडजस्ट नहीं हुआ था, जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड रह गया था, जो आपका एडजस्ट नहीं हो पाया था, उसको हम लोग इस सभी से एडजस्ट करते हैं, उसको हम लोग इस सभी से एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पीजीबीपी से एडजस्ट किया, यदि कुछ बच गया तो अदर हेड्स ऑफ इनकम से एडजस्ट होता है, अदर हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होता है। ये जो मैंने, ये कोई सीरियल वाइज नहीं है, आप अपने टैक्स प्लानिंग के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि आप यदि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से एडजस्ट करोगे तो आपके 30% कम हो जाएगा, सैलरी से करोगे तो 30% कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से, मतलब यदि जिस स्लैब में आप फॉल करते हो उस स्लैब के हिसाब से, तो आपका एडजस्टमेंट का ये क्राइटेरिया नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से जब चाहो किसी अदर हेड ऑफ इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि करेंट ईयर में कितना डिप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड रह गया था। यदि मान लो ये सारे होने के बावजूद भी जो करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन पीजीबीपी से एडजस्ट नहीं हुआ और अदर हेड्स ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हुआ, उसके अलावा भी यदि कुछ बच गया, एडजस्टमेंट होने के बाद यदि कुछ बच गया, तो नेक्स्ट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले एडजस्टमेंट किस चीज का होगा, नेक्स्ट ईयर में भी फर्स्ट पीजीबीपी से एडजस्टमेंट होगा, फर्स्ट पीजीबीपी से एडजस्टमेंट होगा, फर्स्ट पीजीबीपी से एडजस्टमेंट होगा। एंड देन अगेन एनी अदर हेड ऑफ इनकम, माइंडेड, इसमें सैलरी भी आता है। कुछ राइटर्स ऐसे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ राइटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये सैलरी से एडजस्टमेंट क्यों होगा, बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32 में कोई ऐसा बार नहीं है कि इसे कवर नहीं होगा। सेक्शन जो आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का जो सेक्शन 72 का जो सीरीज है उसमें बांट दिया गया है जो सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं होगा। बिजनेस लॉ सैलरी से एडजस्टमेंट नहीं होता है, बट डिप्रिसिएशन के लिए कोई बात नहीं है, डिप्रिसिएशन आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो, डिप्रिसिएशन आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो। It can be adjusted, it can be set up even if a business is discontinued, सपोज कीजिए कुछ एक डिप्रिसिएशन था, मेरा 10 लाख रुपीज का डिप्रिसिएशन था, मैंने बिजनेस को बंद कर दिया, उसके अलावा भी यदि वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख का डिप्रिसिएशन था तो वो आपका एडजस्टमेंट होता रहेगा, बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के बावजूद भी उस बिजनेस का उस जो डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है अदर हेड्स ऑफ इनकम से होगा, अदर सोर्स ऑफ इनकम से होगा, सैलरी से हो सकता है, एचपी से हो सकता है, कैपिटल गेन से हो सकता है। तो यदि आपने डिप्रिसिएशन खड़ा किया है तो ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड होगा और किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो समझ गए आपके टैक्स प्लानिंग के लिए कितना रिलेवेंट है। देखिए अब मान लीजिए मैंने आपको क्या कहा था, जो बिजनेस लॉस है उसका जो टाइम लिमिट है वो 8 इयर्स का होता है, जो बिजनेस लॉस है उसका जो टाइम लिमिट है वो 8 इयर्स का, और डिप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो मान लीजिए हमारे पास यदि ऐसा है कि पीजीबीपी में कुछ ऐसे इनकम है और कुछ बॉट फॉरवर्ड लॉस है, कुछ बॉट फॉरवर्ड लॉस है, कुछ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, कुछ करंट ईयर की डिप्रिसिएशन है। तो हम ऐसा कर सकते थे कि मैं करंट ईयर का डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करके मैं पहले बॉट फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट कर लूं, क्योंकि लॉस का एडजस्टमेंट 8 इयर्स तक ही होता है। बट ऐसा नहीं होगा, एक प्रायोरिटी बताया गया कि आप किससे कितना एडजस्टमेंट करोगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो करंट ईयर डिप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, आपका प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन से सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट होगा, सबसे पहले करंट ईयर डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होगा, फिर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होगा, और उसके बाद आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा, उसके बाद आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट करोगे। ये प्रायोरिटी किसने बताया था, ये
प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। किस केस में? मदर इंडिया रेफ्रिजरेटर्स लिमिटेड के वाले केस में, मदर इंडिया रेफ्रिजरेटर्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रायोरिटी बताया था, मदर इंडिया रेफ्रिजरेटर्स। कोई एक पुराना जजमेंट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहले आपका करंट ईयर डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होगा, फिर आपका बॉट फॉरवर्ड लॉस होगा, फिर आपका अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा। सपोज कीजिए मेरे वाले एग्जांपल में योर पीजीबीपी इज कितना था? पीजीबीपी था 120, समझ गए? करेंट ईयर डिप्रिसिएशन पीजीबीपी इज 90, पीजीबीपी 90, करेंट ईयर डिप्रिसिएशन इज 120। सपोज कीजिए बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो कंटिन्यू होते हुए आ रहा था, ये लास्ट ईयर था, एंड दिस इज 50 लाख, दिस इज 50 लाख। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप 90 से 50 को एडजस्ट कर लोगे, फिर 40 से करंट ईयर डिप्रिसिएशन को एडजस्टमेंट करोगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्या प्रायोरिटी दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी सेट किया था। क्या प्रायोरिटी सेट किया था? जो भी आपका बिजनेस इनकम होगा उससे पहले करंट ईयर डिप्रिसिएशन जाएगा, उसके बाद आपका बॉट फॉरवर्ड लॉस जाएगा। और करंट ईयर डिप्रिसिएशन यदि एडजस्ट नहीं हुआ या फिर पीछे कुछ अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन थे, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का एडजस्टमेंट होने के बाद आपका अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एडजस्ट होगा, उसके बाद आपका अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एडजस्ट होगा। सपोज कीजिए कि मेरा पीजीबीपी था, जो मैंने लास्ट में कहा था। मैं बार बार इस बात को इसलिए फोकस कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग को क्या क्या प्रायोरिटी सेटअप दिया गया। ये जो प्रायोरिटी मैंने बताया था कि सबसे पहले करंट ईयर डिप्रिसिएशन होगा, फिर आपका बिजनेस लॉस होगा, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा, उसके बाद अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा। ये प्रायोरिटी किसने दिया था? ये प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मदर इंडिया रेफ्रिजरेटर केस में। तो मैं यदि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज माय पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन, पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन कितना है आपका? सपोज कीजिए दिस वन इज 30 लाख, ये आपका 30 लाख का, ठीक है। करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, जो करेंट ईयर डिप्रिसिएशन है ये आपका है 30 लाख, और बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ये आपका लास्ट ईयर है, ये आपका लास्ट ईयर है, ये क्या होगा? 30 लाख। तो हम क्या चाहेंगे? हमारा क्या रहेगा? हम चाहेंगे कि हम इससे पहले इसको एडजस्ट कर लें और ये तो हमें मिलता ही रहेगा। बट क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। क्या रूलिंग है? कि सबसे पहले आपको पीजीबीपी से फर्स्ट एडजस्ट करना पड़ेगा करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, करेंट ईयर डिप्रिसिएशन, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको करना पड़ेगा बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, उसके बाद करना पड़ेगा अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। मैं क्यों इस मैटर को बार बार फोकस कर रहा हूं? ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसा एग्जामिनर सम पूछता है, एक दो सम हम भी करने का कोशिश करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। एक आपका सेक्शन है सेक्शन 80 और उसके साथ में हम लोग रीड करते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 3। ये क्या कहता है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है विद इन द ड्यू डेट। देखिए क्या है आपका सेक्शन 80 प्लस 139(3), ये दोनों रीड करने पर क्या कहता है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। लॉस, एक मिनट, ये थोड़ा सा सिस्टम का इशू चल रहा है आजकल। Loss cannot be carry forward. Loss cannot be carry forward if return is not filed within due date. Within due date. ये आपका ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 80 और सेक्शन 139(3) का जब कंबाइंड रीडिंग करोगे तो ये कहता है कि लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा कि आप एक रिटर्न फाइल नहीं करोगे। आप मुझे ये बताइए कि सेम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिप्रिसिएशन ऑल्सो और नॉट? क्या यही लॉ डिप्रिसिएशन के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज डिप्रिसिएशन इज नॉट अ लॉस।
डिप्रिसिएशन लॉस नहीं है, डिप्रिसिएशन कोई लॉस नहीं है, इसीलिए डिप्रिसिएशन के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यदि रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते हो, आपने यदि रिटर्न फाइल नहीं किया, उस केस में भी टाइम तो छोड़ दीजिए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, फिर भी आपका डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा। तो डिप्रिसिएशन will be carry forward even if no return is filed, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया फिर भी आपका डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा। सेक्शन 80 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिप्रिसिएशन, सेक्शन 80 इज एप्लीकेबल फॉर लॉस एंड डिप्रिसिएशन इज नॉट अ लॉस, डिप्रिसिएशन लॉस नहीं होता है। डिप्रिसिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 32(2), इट इज नॉट अ लॉस, ये लॉस नहीं होता है। ये सेम आपको जो मैंने बताया था, ये आपका ये तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन के मैंने कहा था। अब अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के लिए भी क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? नहीं फाइल करना पड़ेगा। आप रिटर्न फाइल नहीं भी करते हो फिर भी आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ये किसमें कहा गया था? एक केस हुआ था CIT वर्सेस गोविंद नागर सागर लिमिटेड। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था और जजमेंट में क्या कहा गया था? जजमेंट में कहा गया था कि डिप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा इवन इफ नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। प्लीज नोट, मेरे पास स्पेस नहीं, आप लोग लिखिए। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्डेड इवन इफ नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फाइल्ड। यदि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं भी करते हो, ड्यू डेट को तो आप छोड़ ही दीजिए, आप यदि फाइल नहीं भी करोगे फिर भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, देखिए हम लोग कुछ सम करते हैं, हम लोग इसको और अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने के लिए हम लोग कुछ सम करते हैं। सपोज कीजिए आपका पीजीबीपी इनकम है 50,000 का माइनस में, मतलब आपका लॉस है। देखते हैं, थोड़ा सा सिस्टम का इशू चल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, जब तक सेटल होता है तब तक आपसे बातें करता हूं। मैंने क्या कहा था कि आपको एडजस्टमेंट कैसे होगा? आप रिटर्न फाइल नहीं भी करोगे फिर भी आपका एडजस्टमेंट होगा। चलिए एक एग्जांपल साथ में डील करता हूं। क्या लिखा हुआ है? सपोज कीजिए पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन माइनस 50,000 आपका बिजनेस लॉस है। करेंट डिप्रिसिएशन is rupees 10,000. Current depreciation is 10,000 and income from other sources आपका बैंक इंटरेस्ट है, जो आपका IOS का पार्ट है वो आपका है 20,000। अब मुझे ये बताइए इस केस में कितना आपका टैक्सेबल इनकम होगा, कितना होगा देखिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बताइए सलूशन निकालिए, आप लोग सोचिए आप लोग निकालिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कितना है आपका? 20,000। इससे क्या होगा? पहले हम लोग बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उसके टाइम लिमिट रहते हैं, जो आपको मैंने कहा था कि प्रायोरिटी ऑफ सेटअप वो एप्लीकेबल होता है बिजनेस इनकम से, वो पीजीबीपी से एडजस्टमेंट होगा। अदर सोर्सेस के लिए तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिए और जो आपका बेस्ट होगा उसको देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? पीजीबीपी को मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मुझे ये बताओ इस सब में क्या हो गया? सब कहानी खत्म हो गई। इस केस में आपका अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कितना हो गया? अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन इज 10,000 और ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस कितना हो गया? बिजनेस लॉस इज 30,000।
50 में 50 में से 20 गया तो कितना बच गया 30,000। समझ गया आप लोग? चलिए एक सम को और करते हैं, एक सम को और करते हैं। सपोज कीजिए एक सम और करते हैं। सपोज कीजिए पीजीबीपी इनकम आपका है 2,15,000, करंट ईयर डिप्रिसिएशन है 3,96,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,000 और इनकम फ्रॉम सैलरी 1,60,000। ये एक समय आपका हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो प्रायोरिटी ऑफ सेटअप होगा वो हमेशा एप्लीकेबल होगा किससे? वो हमेशा आपका एप्लीकेबल होगा जब आपका बिजनेस इनकम से एडजस्ट करेंगे, जैसे इस समय हम लोग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए पीजीबीपी एग्जांपल 2, पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन, पीजीबीपी बिफोर डिप्रिसिएशन ये आपका है 2,15,000। इसको कर दीजिए 2 लाख रुपीज, अप्रॉक्स फिगर रखते हैं, ठीक है। करेंट डिप्रिसिएशन, करेंट डिप्रिसिएशन ये आपका रखिए 4 लाख रुपीज, ठीक है। एचपी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है ये आपका रखिए 10,000 और सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी ये आपका रखिए 3 लाख रुपीज। अब यदि मैं आपको बताऊं कि कैलकुलेट, आप मुझे बताइए कि कितना रुपया आपका टैक्सेबल इनकम होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे? हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पीजीबीपी इनकम, कितना था 2 लाख रुपीज। इसमें से क्या करेंगे? इसमें एक और मैं देता हूं, एक आपको देता हूं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 1 लाख रुपीज माइनस में। तो बताइए क्या मैं ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं? नहीं। सबसे पहले हम लोग करेंट ईयर डिप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। क्या हो गया यहाँ पर? करेंट ईयर डिप्रिसिएशन कितना आ गया 2 लाख रुपीज, लेस कर दिए तो पीजीबी इनकम कितना हो गया? नील हो गया। लेकिन कितना अनएब्जॉर्ब्ड रह गया? 4 लाख में से आपने 2 लाख एडजस्ट कर लिया, कितना अनएब्जॉर्ब्ड रह गया? 2 लाख रुपीज अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। अब हमने क्या किया? अब मैंने एचपी से एडजस्ट किया। एचपी कितना था? 10,000 रुपीज, जो आपका अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन हो गया। अनएब्जॉर्ब सेक्शन 32 अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन जो हो गया उसको मैंने 10,000 यहाँ से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब बताइए सैलरी इनकम कितना था? सैलरी इनकम इज 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख में से कितना का एडजस्टमेंट हो जाएगा? 2 लाख में से 10,000 चला गया, 1,90,000 का एडजस्टमेंट हो जाएगा। सेक्शन 32(2) 1,90,000 लेस करने पर कितना बचेगा? लेस करने बचेगा 1,10,000। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका आ गया टैक्सेबल इनकम, ये आपका आ गया टैक्सेबल इनकम। देखिए जब कहीं भी कोई भी बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो नेक्स्ट ईयर वो बिजनेस गेन से ही टैक्सेबल सेटअप होता है। ऐसे ही कोई यदि कैपिटल गेन लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो नेक्स्ट ईयर वो कैपिटल गेन से एडजस्टमेंट होगा। एचपी लॉस यदि कैरी फॉरवर्ड होता है तो एचपी गेन से एडजस्टमेंट होगा। सैलरी का तो लॉस है कोई बात ही नहीं, और आईओएस का लॉस है कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो इनकम का पार्ट है। तो एचपी, पीजीबीपी और कैपिटल गेन ये तीनों के जो लॉसेस होते हैं जब वो कैरी फॉरवर्ड होकर जब नेक्स्ट ईयर जाते हैं एडजस्टमेंट के लिए तो उसी सेम सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टमेंट होते हैं। बट डिप्रिसिएशन के लिए ऐसा नहीं है। डिप्रिसिएशन किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टमेंट हो सकता है, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से एडजस्टमेंट हो सकता है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल also because you will get more updates on this on direct tax matter. I shall cover the whole syllabus of CA final level. After completion of this, after completion of DT, I'll start with GST also. Most probably from October of this year, October 23. भी बहुत दिन बचा है, तो ठीक है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको देखते रहिए। आपके अपडेट्स के लिए, आपके एडिशन के लिए, आपके टैक्स प्लानिंग के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाला है। देन थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।